हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वन शॉट। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की सभी यूनिट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ अवर यूनिट 1, आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर्स इन राइटिंग। द मेन पर्पस ऑफ दिस यूनिट is to learn how identify grammatical error and write correctly and write grammatically correct English। इस यूनिट में हम देखेंगे कि हम इंग्लिश लिखते टाइम कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट लिख सकें। सो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन। नाउन के पहले जो वर्ड यूज करते हैं हम उन्हें आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए इनडेफिनाइट आर्टिकल होता है। अब ये बात करें कि कहाँ पर यूज किया जाता है। यूज ए बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, अ टीचर, अ यूरोपियन, अ यूजफुल बुक। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि अ यूनिवर्सिटी हमने लिखा है, इट इज़ करेक्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी बिगिन विथ साउंड यू विच इज़ कॉन्सोनेंट साउंड। हमें साउंड पे ध्यान देना है। यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो यू से स्टार्ट होता है विच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए आ यूनिवर्सिटी इज़ करेक्ट। हम एन का यूज़ नहीं कर सकते ये सोचकर कि यहाँ पर तो वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है एन इनडेफिनाइट आर्टिकल एन। एन क्या होता है? यूज एन बिफोर आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगनिंग विथ अ वॉवेल साउंड। अब क्या करेंगे? एन का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर वॉवेल साउंड से सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन इंजीनियर, एन अम्ब्रेला, इसी तरह से एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन MBA स्टूडेंट। मेन रूल हमें आर्टिकल्स में ये याद रखना है कि आर्टिकल डिपेंड्स ऑन साउंड नॉट सिंपली ऑन स्पेलिंग। हमें स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देना है, स्पेलिंग पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमें साउंड पर फोकस करना है। आर्टिकल जो होता है साउंड पर डिपेंड करता है। Therefore, an honest person is correct but a honest person is wrong, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट नहीं होके वॉवेल साउंड है। ऑनेस्ट लिखा है ना कि हॉनेस्ट, इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और इसी तरीके से एन आवर करेक्ट होगा, अ यूनिवर्सिटी करेक्ट होगा। हमें साउंड पर फोकस करना है इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग्स। नेक्स्ट आर्टिकल होता है द डेफिनाइट आर्टिकल है। यूज द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर और ऑलरेडी नोन पर्सन और थिंग। जब भी हम ऐसी कोई चीज़ या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलर हो या फिर ऑलरेडी नोन हो, उसे हम पहले से जानते हो, तब हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग नियर माई हाउस, द डॉग वॉज इंजर्ड। जब हम फर्स्ट टाइम बोलते हैं कि आई सॉ अ डॉग नियर माई हाउस, तब हम अ डॉग लिखते हैं। डॉग के पहले ए यूज़ किया क्योंकि हम जिस डॉग की बात करते हैं वो अननोन है। सेकेंड टाइम, द डॉग वॉज इंजर्ड। अब हम जानते हैं कि हम किस डॉग की बात कर रहे हैं, वी नो विच डॉग, इसलिए हमने द का यूज़ किया क्योंकि हम पर्टिकुलर डॉग को इंडिकेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ द। यूज़ द विथ यूनिक थिंग्स। कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। एंड सेकेंड यूज है इसका सुपरलेटिव्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट स्टूडेंट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट यूज़ है द का, यूज़ इट विथ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में हमेशा द आता है, लाइक द फर्स्ट, द सेकेंड, ऐसे ही द 10th, द लास्ट। इस तरीके से जब भी हम बोलते हैं तो द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल है जब हम द को रिवर्स, सीज एंड ओशियन के साथ, इनके नेम्स के साथ यूज करते हैं, लाइक द गंगा, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन। ऐसे ही माउंटेन रेंज के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं, इनके नेम्स के पहले द लगाते हैं, जैसे कि द हिमालय, द अल्प्स। समटाइम्स नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि आर्टिकल लगाओ, लेकिन जिस वर्ड के पहले आर्टिकल रिक्वायर्ड होता है वो नो आर्टिकल रिक्वायर करता है, मतलब कोई आर्टिकल उसके आगे नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल,
गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। तो यहाँ पे हमने गोल्ड, ऑनेस्टी एंड चिल्ड्रन के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया, तो हम आंसर में नो आर्टिकल लिखेंगे। अब कुछ कॉमन एरर्स देखते हैं जो जनरली हो सकती हैं, जैसे कि ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले एन का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसका? ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ऐसे ही इनकरेक्ट सेंटेंस है एक, सी इज़ अ ऑनेस्ट वुमेन। हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। सी इज़ एन ऑनेस्ट वुमेन करेक्ट सेंटेंस होगा क्योंकि ये वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। Let's move to next topic, which is subject verb agreement. It means that the verb must agree with its subject in number and person. Subject verb agreement का मतलब होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के अकॉर्डिंग मैच करने चाहिए। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाता है, और अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। जब ही सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने सिंगुलर वर्ब प्लेज यूज किया, एंड सेकेंड सेंटेंस में दे क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्ले यूज किया जो कि प्लूरल वर्ब है। अब हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल है टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड। अगर दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन हो तब नॉर्मली हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। राम और श्याम दो सब्जेक्ट हैं जो कि एंड से ज्वाइंट हैं, इसलिए हमने आर प्लूरल वर्ब यूज करी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने आर यूज़ किया क्योंकि ये दोनों एंड से ज्वाइंट हैं। सेकेंड रूल है ईच एंड एवरी। वर्ड्स सच एज ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, नोबडी, ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं दे नॉर्मली टेक अ सिंगुलर वर्ब। इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, एवरीवन वांट्स सक्सेस, ईच बॉय हैज़ अ बुक, एवरीवन, एवरीबडी। इन वर्ड्स को सुनने से ऐसा लगता है कि मल्टीपल पीपल की बात हो रही है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर हर एक पर्सन को इंडिविजुअली कंसीडर किया जाता है, इसलिए जो वर्ब आती है इनके बाद वो सिंगुलर होती है। थर्ड रूल है आइदर और एंड नाइदर नॉर का। द वर्ब जनरली एग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। वर्ब के जो सबसे पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। वर्ब के नियर कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल, फ्रेंड्स, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी इसके बाद। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, आइदर द स्टूडेंट और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे टीचर सिंगुलर है जो कि वर्ब के पास में है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। फोर्थ रूल है एज वेल एज, along with, together with। the verb agree with the main subject। in case of as well as, along with and together with, हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वो वर्ब हम मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम along with his friends is coming। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट राम है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी। नॉट राम along with his friends are coming। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। रूल फिफ्थ, वन ऑफ का एक स्ट्रक्चर होता है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज करी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। वन ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीपल लोगों में से कोई एक, इसलिए ये एक सिंगल पर्सन की बात हो सकती है, तब हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा है जो डॉक्टर है, वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इज का यूज किया। नेक्स्ट रूल है अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। जब भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आता है तो उसके साथ प्लूरल नाउन होता है, इस केस में हम प्लूरल वर्ब का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अ नंबर ऑफ है इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज किया।
बट द नंबर ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अनकाउंटेबल नाउन्स यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, नॉट द इंफॉर्मेशन आर यूजफुल। जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे तो उनके बाद सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। एक एग्जाम शॉर्टकट आप याद रखिए कि फर्स्ट फाइंड द एक्चुअल सब्जेक्ट, डू नॉट चूज द वर्ब ओनली बाय लुकिंग एट द नाउन इमीडिएटली बिफोर इट। बिफोर के पहले, वर्ब के पहले नाउन देखते ही हमें कोई भी उसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज नहीं करनी है। पहले हमें एक्चुअल सब्जेक्ट फाइंड करना है, उसके आगे पीछे कौन से वर्ड यूज हुए हैं या फिर कौन सा कंजंक्शन है, सब देखने के बाद हमें करेक्ट वर्ब चूज़ करनी है। वर्ब के पहले जो नाउन है उससे इमीडिएटली कोई भी वर्ब चूज़ नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन रिलेशन शो करने के लिए यूज होता है। कॉमन प्रीपोजिशन एज वी नो, इन, ऑन, एट, बाय, विथ, फ्रॉम, टू, फॉर, इनटू, बिटवीन, एमंग, अंडर, ओवर। सबसे पहले हम इन, ऑन एंड एट का यूज देखते हैं। प्रीपोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है टाइम प्रीपोजिशन। तो हम टाइम प्रीपोजिशन में इन, ऑन और एट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एट इन केस ऑफ टाइम प्रीपोजिशन एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एट 5 PM, एट नून, एट मिडनाइट। एंड ऑन डे और डेट्स बताने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन मंडे मॉर्निंग। एंड इन जो होता है वो मंथ्स, ईयर्स एंड लॉन्ग पीरियड्स को शो करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अगस्त, इन 2026, इन विंटर, इन द मॉर्निंग। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉज बर्न इन 2005, द एग्जामिनेशन इज ऑन मंडे, द क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM। तो ये इन, ऑन एंड एट के कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें ये टाइम प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं। यही तीनों चीज़ें प्लेस के साथ भी यूज होते हैं। एट जो होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट्स को शो करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एट द स्टेशन। एंड ऑन जो होता है जब कोई चीज़ सरफेस पे रखी होती है, किसी चीज़ के ऊपर सरफेस पे टच करते हुए रखी होती है, तब हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, बॉल इज केप्ट ऑन द टेबल। एंड इनका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी के अंदर रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द रूम। और नेक्स्ट बात करते हैं सिंस एंड फॉर की। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, जबकि फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग। ये स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहा है कि मंडे से लेकर ऐसा कुछ चल रहा हो काम तब। और फॉर जो होता है ड्यूरेशन बताता है। फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 ईयर्स की इतने सालों से, इतने घंटे से ऐसा काम चल रहा है, ड्यूरेशन बताता है ये। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 6 ईयर्स। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है कि 2020 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तब हमने सिंस का यूज़ किया। एंड कितने सालों से रह रहा हूँ, 6 ईयर्स, तो ये ड्यूरेशन बता रहा है ना। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन एंड एमंग। बिटवीन का यूज़ हम नॉर्मली टू सेपरेट पीपल्स और थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है के बीच। जब हम दो व्यक्तियों के बीच की बात करते हैं तो बिटवीन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन यू एंड मी, इस तरीके से। और एमंग का यूज़ हम जब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात बताते हैं तब हम एमंग का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड विद इन अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अमंग द स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे हैं उनके बीच की बात है, तब हम एमंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं बाय एंड विथ। बाय ऑफन इंडिकेट्स द डूअर। डूअर को इंडिकेट करने के लिए बाय का यूज होता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में द बुक वाज रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा बुक लिखी गई है, तो यहाँ पे हमने डूअर को बताया है, इसलिए बाय का यूज हुआ। एंड विथ ऑफन इंडिकेट्स एन
इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए विथ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कट द एप्पल विथ आ नाइफ। नाइफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इसे इंडिकेट करने के लिए हम विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा फिक्स होता है, पहले से डिसाइडेड है कि यही प्रीपोजिशन आएगा। जैसे कि इंटरेस्टेड, हम बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, कुछ भी। तब हम इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसके बाद यही आएगा। ऐसे ही गुड, गुड के लिए एट फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। एंड अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, इसी तरीके से बहुत सारे हैं। डिपेंड, डिपेंड के लिए ऑन, लिसन के लिए टू, बिलोंग एंड एग्री, ऐसे ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। ध्यान रहे गुड के साथ एट हमेशा आता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। गुड फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम मे का सेंस निकाल के इन लिख देते हैं, बट एट यूज़ होता है क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है फॉर गुड। और भी वर्ड्स के लिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, जैसे कि सफ़र के लिए फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। एंड रिस्पॉन्सिबल के लिए फॉर, फेमस फॉर, कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होते हैं, इनको कैसे हम, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे यूज करते हैं? तो पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, राम राइट्स आ लेटर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को, ना कि वो एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय राम। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो क्या है? लेटर लग रहा है, बट ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या कर रहा है? एक्शन रिसीव कर रहा है। इसका जनरल स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस है, सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। एंड इसी का अगर पैसिव बनाएंगे तो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय हर। यहाँ पे प्रोजेक्ट पर एक्शन किया जा रहा है। एंड एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सी है जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, मतलब एक्शन कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? डूअर है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा हुआ है जिसे हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट ही है। तो ये एक्शन रिसीव कर रहा है। लेट्स सी इम्पॉर्टेंट टेंस पैटर्न। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा टेंस में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं एक्टिव के लिए और कौन सी वर्ब यूज करते हैं पैसिव के लिए। तो अगर टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो हम फॉर एग्जांपल राइट का ले लेते हैं। अगर राइट्स होगा एक्टिव वॉइस के लिए। इसे अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी आएगी इज एम आर। एंड थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो राइट का क्या हो जाएगा? रिटन। ऐसे पास्ट सिंपल टेंस में रोट है तो वॉज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आता है। एंड फ्यूचर सिंपल के लिए विल राइट लिखा होगा, तब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो विल भी रिटन हो जाएगा। मतलब कि हर एक वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। एंड इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस चेंज होती है। तो ये कुछ रूल है, आप इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके। लेट्स सी सम एग्जांपल्स विथ मॉडल। मॉडल में क्या होता है? मॉडल के लिए हम जैसे कि कैन राइट लिखा है तो कैन बी रिटन, मतलब बी आ जाता है यहाँ पास और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल विथ मॉडल। एक्टिव वॉइस में क्या कहेंगे? यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। Important point. Only verb that can take an object are normally converted into passive voice. इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती हैं उन्हें ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही स्लीप्स। तो ये कैसी वर्ब है? इसके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो ऑर्डिनरी पैसिव कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट स्पीच। रिपोर्ट स्पीच क्या होता है? जब हम किसी स्पीकर के कहे गए वर्ड्स या सेंटेंस को अपने हिसाब से थोड़ी चेंजेस करके किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर इन्फॉर्म करते हैं, उसे रिपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। पहले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो
द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड। इसमें स्पीकर के कहे गए एग्जैक्ट वर्ड को वर्ड टू वर्ड हम जाके किसी दूसरे व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम सैड आई एम बिज़ी, तो यहाँ पर जो आई एम बिज़ी है ये सेम वर्ड्स एग्जैक्टली मैच करते हैं जो स्पीकर ने बोला था, यानी कि राम ने ही बोला है आई एम बिज़ी। हम यही वर्ड टू वर्ड जाके थर्ड पर्सन को रिपोर्ट करते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। एंड इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें वी रिपोर्ट द मीनिंग विदाउट रिप्रोड्यूसिंग द एग्जैक्ट वर्ड। स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड जो उसने कहा है उसे हम यूज नहीं करते, बल्कि उसका मीनिंग सेम रखते हुए अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके फिर थर्ड पर्सन को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम सेड दैट ही वॉज बिज़ी। अब इसका सेंस तो सेम निकल रहा है कि राम बिज़ी है, बट यहाँ पे हमने चेंजेस किया। उसने बोला था आई एम बिज़ी, हमने चेंज कर दिया ही वॉज बिज़ी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट चेंज हो गया, ही आ गया, यहाँ पे क्या था आई था। एंड टेंस चेंज हुआ, पहले प्रेजेंट में था अब पास्ट में हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। टेंस चेंज होता है, टाइम एंड प्लेस वर्ड्स चेंज होते हैं और भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो लेट्स सी कॉमन टेंस चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। When the reporting verb is in past, common back shifts include like प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होता है जब हम उसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट में ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। एंड जो विल कैन एंड में होता है ये इनडायरेक्ट में जाके वुड कुड एंड माइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ये कन्वर्जन टेबल आप नोट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल ही सेड दैट ही वाज वर्किंग, यहाँ पे कौन सा टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने इनडायरेक्ट बनाया तो कौन सा टेंस कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। लेट्स सी टाइम एंड प्लेस वर्ड चेंजेस, ये किस तरीके से चेंज होंगे। अगर डायरेक्ट में नाउ है तो ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होते ही देन हो जाएगा। टुडे का होता है दैट डे, टुमारो के लिए हम नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे यूज़ करते हैं। यस्टरडे के लिए द प्रीवियस डे एंड लास्ट डे भी हो सकता है। हेयर के लिए देयर हो जाता है, दिस दैट में कन्वर्ट होता है दीज दोज में एंड एगो बिफोर में। तो ये कुछ प्लेस एंड टाइम वर्ड चेंजेस है। अब अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब कैसे चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये कैसा क्वेश्चन है, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है। इसे हम कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट के लिए। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, टेंस टेबल के अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ जो रूल था। नोट दैट इनडायरेक्ट क्वेश्चन यूज स्टेटमेंट वर्ड ऑर्डर नॉट क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर। हमने जब इनडायरेक्ट में चेंज किया इस एग्जाम्पल को तो हमने डायरेक्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगाया था लेकिन इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। मतलब कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट वर्ड ऑर्डर यूज करते हैं, ना कि क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर। मतलब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे, ये एक स्टेटमेंट की तरह कन्वर्ट होता है। एंड क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि WH वर्ड टाइप का एग्जांपल हमने अभी देखा। एंड एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चंस, जिसमें जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो यस और नो होता है। इसके लिए हम इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सी सेड आर यू रेडी, इसका आंसर क्या होगा, यस और नो। इसे हम कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए जो कंजंक्शन होता है वो हम इफ़ का यूज करेंगे। सी आस्क्ड इफ़ आई वाज रेडी।
इस सेंटेंस में जो टेंस यूज हुआ है वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, बट यहाँ पे कंजंक्शन इफ़ या फिर वेदर का यूज करेंगे। कुछ कमांड्स होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिससे हमें कमांड्स पता चलता है, ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट या एडवाइस दिया जाता है। तो इसके लिए इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ये स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल टीचर सेड सिट डाउन, ये क्या है, एक ऑर्डर है। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही आस्क्ड, तो अगर हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन। इनडायरेक्ट में चेंज किया तो क्या कंजंक्शन यूज किया यहाँ पर, ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, नॉर्मली टेंस डज नॉट चेंज, टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ हमेशा सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और करती रहेगी, तो इसके लिए हम इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे सिर्फ कंजंक्शन दैट आ गया है, टेंसेस में कोई चेंज नहीं करना। अगला टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट थॉट, कुछ शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, उसे कहते हैं सेंटेंस। अ बेसिक इंग्लिश सेंटेंस फॉलोज दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल राहुल प्लेज क्रिकेट, यहाँ राहुल सब्जेक्ट है एंड प्लेज वर्ब है, और जो क्रिकेट है वो एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन हो रहा है। अब जो सेंटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, फॉर एग्जाम्पल शी स्टडीज एवरी डे, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दूसरे टाइप का सेंटेंस हो सकता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफन ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यहाँ पे दो कथन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी स्टडीड हार्ड एंड सी पास्ड द एग्जामिनेशन, यहाँ पर एंड कंजंक्शन यूज हुआ है इसलिए इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है फैन बॉय, इस फॉर्मूले का यूज करके हम याद रख सकते हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो सकते हैं। एफ मीन्स होता है फॉर, एंड ए मीन्स होता है एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स एट एंड एस मीन्स सो। दिस इज द फॉर्मूला which help to remember coordinate conjunction. नेक्स्ट सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। फॉर एग्जाम्पल आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इस सेंटेंस में आई स्टेड होम इंडिपेंडेंट सेंटेंस है एंड डिपेंडेंट है बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ये इट वॉज, बिकॉज इट वॉज रेनिंग पहले सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। लेट्स सी सम कॉमन सेंटेंस एरर्स। सेंटेंसेस में भी डिफरेंट टाइप्स की एरर होती है। फर्स्ट सेंटेंस फ्रैगमेंट्स, जब इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जैसे कि ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है बिकॉज आई वॉज टायर्ड। अब इस सेंटेंस में ये तो बताया जा रहा है कि आई वॉज टायर्ड, बट इसका कोई रीज़न नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट इन ऑर्डिनरी कंटेक्स्ट। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई वेंट टू बेड बिकॉज आई वॉज टायर्ड। नेक्स्ट एरर हो सकती है रन ऑन सेंटेंस, जब एक या दो सेंटेंस रन ऑन में है, मतलब कि ना तो उनके बीच कोई कंजंक्शन यूज हुआ ना ही कोई कॉमा यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, आई वॉज टायर्ड आई वेंट होम। अब दो सेंटेंस ऐसे ही थोड़ी लिखे जाते हैं, पहले इनके बीच कुछ कॉमा यूज कर सकते हैं
और एंड बट इससे ज्वाइन कर सकते हैं, सो से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट होम। अनदर एरर हो सकती है डबल नेगेटिव की, जब हम एक ही सेंटेंस में एक ही चीज़ को बताने के लिए दो दो नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट सेंटेंस है आई डोंट नो नथिंग। अब नथिंग भी नेगेटिव वर्ड हो गया, डोंट भी यूज कर लिया, तो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस बन गया। इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो एनीथिंग। हमें सिर्फ एक ही नेगेटिव वर्ड यूज करना है। अब ये करेक्ट सेंटेंस बन चुका है। Let's move to our next unit number 2, vocabulary building and comprehension. This unit develops your vocabulary and your ability to understand written passage. इस यूनिट में हम अपनी vocabulary improve करेंगे, वर्ड्स सीखेंगे एंड comprehension का मीन्स होता है किसी भी पैसेज या पैराग्राफ को उसमें जो लिखा है उसे अच्छी तरीके से समझना, उसका पर्पस निकालना और उसे एक सूटेबल टाइटल दे सके इतना समझ जाए, उसे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब हम इसे अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी मीन्स द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट अ पर्सन अंडरस्टैंड एंड यूज। वोकैबुलरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड जो भी कोई पर्सन अंडरस्टैंड करता है उसे यूज करता है। किसी की भी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी इंप्रूव करती है रीडिंग को, राइटिंग को, स्पीकिंग को एंड कॉम्प्रिहेंशन को, एकेडमिक कम्युनिकेशन को। वन इफेक्टिव वे टू डेवलप vocabulary is to understand word formation। वर्ड फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके हम vocabulary डेवलप कर सकते हैं। A word can divided into prefix प्लस रूट वर्ड प्लस suffix, इन तीनों से मिलके बना होता है कोई भी वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अनहैप्पी, अनहैप्पीनेस, इसको अगर हम डिवाइड करें तो अन अलग होगा, हैप्पी अलग होगा एंड नेस अलग, ये तीन वर्ड से मिलके बना है। यहाँ पर जो एन पहले यूज हुआ है वो प्रीफिक्स कहलाता है। हैप्पी रूट वर्ड है या बेस भी कह सकते हैं और नेस सफिक्स कहलाता है। लेट्स सी प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो a prefix is added to the beginning of a word to modify its meaning। किसी वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए जो उसके पहले वर्ड लगाया जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट वर्ड है पॉसिबल, इसको हमने बना दिया इम्पॉसिबल, तो यहाँ जो हमने इम यूज किया इट मीन्स नॉट। इम्पॉसिबल, पॉसिबल से इम्पॉसिबल बनाया, पूरा मतलब ही चेंज हो गया। यहाँ पे प्रीफिक्स वर्ड यूज किया हमने इम का। लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स, जैसे कि एक प्रीफिक्स है अन। अन का मतलब होता है नॉट, अगर हमने इसे किसी रूट वर्ड के साथ लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल अनहैप्पी, हैप्पी के साथ लगाया अनहैप्पी हो गया, मतलब नॉट हैप्पी। डिस मीन्स होता है अपोजिट और नॉट, इसका एग्जाम्पल है डिसएग्री, एग्री था डिसएग्री हो गया, अपोजिट हो गया। इम मीन्स होता है नॉट, इसी तरीके से इन, और इर मीन्स भी होता है नॉट, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इम्पॉसिबल, इनकरेक्ट, इरेगुलर। इस तरीके से किसी भी वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करने से। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं विथ मीनिंग एंड विथ एग्जाम्पल, आप इनको नोट कर सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल लाइक लीगल, लीगल में हमने इल लगा दिया, इलीगल बन गया। इसका अपोजिट रेगुलर था, इरेगुलर हो गया। अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। राइट, रीराइट, री मीन्स होता है अगेन, मतलब दोबारा से लिखना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सफिक्स। अ सफिक्स इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड। किसी भी रूट वर्ड के जो बाद में हम वर्ड लगाते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। इट कैन चेंज द मीनिंग और ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड, वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है जैसे प्रीफिक्स भी करता है। फॉर एग्जाम्पल टीच, टीच में हमने ई आर जोड़ दिया, टीचर बन गया, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। यहाँ पर टीच क्या है, वर्ब है, जबकि टीचर क्या है, नाउन होता है। लेट्स सी कॉमन नाउन सफिक्स, ऐसे सफिक्सेस जिनको वर्ड के बाद लगाने से नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ई आर और नेस, इन्हें अगर हम किसी भी रूट वर्ड के बाद लगाते हैं तो उससे हमें एक नाउन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ई आर लगाने से टीचर बन गया, और एक्ट में ओ आर जोड़ने से एक्टर बन गया, हैप्पी में नेस जोड़ने से हैप्पीनेस बन गया, मतलब वर्ब से नाउन बन जाता है सफिक्स जोड़ देने से। इसी तरीके से और भी हैं, मेंट हो गया, TION हो गया, ITY एंड सिप, इसके भी कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं।
सम एडजेक्टिव सफिक्सेस, इस ये वो सफिक्स होते हैं जिनको रूट वर्ड्स के आगे लगाने से हमें एडजेक्टिव मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल फुल, फुल अगर हम ब्यूटी में लगा दें ब्यूटीफुल बन गई, ये एक एडजेक्टिव है। लेस जोड़ देते हैं तो केयरलेस, इससे हमें एक एडजेक्टिव मिल गया। ऐसे ही एबल, IVE, इससे भी हमें एडजेक्टिव मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रीड में एबल लगाने से रीडेबल एडजेक्टिव बन गया। तो इस तरीके से प्रीफिक्स एंड सफिक्स जोड़ने से बहुत सारे न्यू वर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं एडवर्ब सफिक्स का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है LY, किसी वर्ड में LY जोड़ने से हमें एडवर्ब सफिक्स, एडवर्ब मिलता है तो उसे एडवर्ब सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्विक, क्विक में हमने LY लगा दिया, क्विकली बन गया, विच इज अ एडवर्ब। स्लो में हमने एडवर्ब जोड़ दिया, LY, स्लोली मिल गया। केयरफुल में LY लगाया, केयरफुली बन गया। इस तरीके से सफिक्स जोड़ने से उसका मीनिंग मॉडिफाई हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस इन इंग्लिश। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इंग्लिश वोकेबलरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लैटिन, ग्रीक एंड फ्रेंच लैंग्वेज से आए हुए हैं। अगर हम इनके कुछ रूट वर्ड्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस का मीनिंग जानते हैं तो उनसे बनने वाले न्यू अनफेमिलियर वर्ड्स का मीनिंग हम गेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ग्रीक या लैटिन एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि बायो, बायो मीन्स होता है लाइफ। इससे कुछ वर्ड्स बनते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस ऐड करके, जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ लाइफ। इससे हम रिलेट कर सकते हैं बायो से कि इसका मतलब लाइफ होता है, और लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ हो गया। ऐसे ही बायोग्राफी, बायोग्राफी मीन्स राइटिंग अबाउट समवंस लाइफ। एंड इसी तरीके से एक और रूट वर्ड देखते हैं जियो, जियो मीन्स होता है अर्थ, जियोग्राफी, जियोलॉजी, इससे बने हुए दो अनदर वर्ड्स हैं। ऐसे ही एक वर्ड है टेली, टेली मीन्स होता है फार या फिर डिस्टेंस। इसमें अगर हम कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगा के बनाना चाहें तो एक वर्ड बनता है टेलीफोन, टेली में हमने फ़ोन सफिक्स लगा दिया। इससे एक और बनता है टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन, तो हम इनको रिलेट कर सकते हैं डिस्टेंस से। एंड माइक्रो, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, इससे भी दो वर्ड बनते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रो बायोलॉजी। एंड नेक्स्ट वर्ड है मैक्रो, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, इससे बनने वाला एक वर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही एक और वर्ड है ऑटो, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, इससे और वर्ड बन सकते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोबायोग्राफी। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि ग्रीक, लैटिन या फ्रेंच लैंग्वेज के रूट वर्ड से उन पर सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगाने से बनते हैं। तो ये और भी हैं, इन्हें भी आप, ये और वर्ड्स हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज स्पेशली यूजफुल व्हेन यू इनकाउंटर एन अनफेमिलियर एकेडमिक वर्ड। एकेडमिक में हम बहुत सारे न्यू अनफेमिलियर वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो उनका मीनिंग गेस करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है ये टेक्निक। Let's move to next topic, which is derivatives and word formation. Derivative क्या होता है? A derivative is a word formed from another word by adding prefix or suffix or otherwise changing इट्स फॉर्म। किसी भी वर्ड में हम अगर प्रीफिक्स ऐड करते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं या फिर उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं तो उससे जो न्यू वर्ड बनता है उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्ट, एक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके मल्टीपल डेरिवेटिव्स बनते हैं। जैसे एक्ट में हमने ION लगा दिया तो एक्शन बन गया, IVE लगा दिया तो एक्टिव बन गया, एक्टिवली, एक्टिविटी, एक्टर। ऐसे ही बहुत सारे एक रूट वर्ड से बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटी का। ब्यूटी से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, लाइक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफाई। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड डिराइव किए जा सकते हैं। लेट्स सी वर्ड फैमिली। वर्ड फैमिली क्या होती है? ये किसी भी वर्ड से उसका नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म, इन सबको जानने में हेल्प करती है। जैसे कि हम एक वर्ड लेते हैं सक्सेस, सक्सेस क्या है? नाउन है। इसका वर्ब फॉर्म देखें तो ये सक्सीड हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म इसका सक्सेसफुल होता है एंड एडवर्ब फॉर्म सक्सेसफुली। ऐसे ही ब्यूटी, ब्यूटी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ब्यूटीफुल, एडवर्ब फॉर्म हम जानते हैं ब्यूटीफुली। ऐसे ही क्रिएशन, क्रिएशन का वर्ब फॉर्म है क्रिएट, एडजेक्टिव फॉर्म है क्रिएटिव एंड एडवर्ब फॉर्म है क्रिएटिविटी। एंड सिमिलरली डिसीजन, डिसीजन का भी होता है डिसाइड, डिसिसिव एंड डिसिवली। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली। तो ये टेबल हमें एक वर्ड के मल्टीपल फॉर्म्स जानने में हेल्प करती है।
दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर डिटेक्शन क्वेश्चन। हमें एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है एंड कोष्टक में वर्ड दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका करेक्ट फॉर्म यहाँ पर यूज करके लिखना है। अब हमें खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि वहाँ पे नाउन रिक्वायर है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो हमें खुद से बना के वहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके लिए बहुत ही यूजफुल है ये वर्ड फैमिली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, सिनोनिम्स। ये क्या होते हैं? सिनोनिम्स आर वर्ड्स हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे कि हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम हो गया ग्लैड, जॉयफुल, डिलाइटफुल। ये सारे सिमिलर मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं। लाइक बिग, लार्ज, हज, ये भी सिमिलर हो गया। स्मॉल, स्मॉल के लिए लाइट या टिनी। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लवली, गॉर्जियस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स क्लेवर, स्मार्ट। ऐसे ही ब्रेव, करेजियस, बोल्ड भी हो सकता है। बिगिन के लिए स्टार्ट, कमेंस। एंड के लिए फिनिश, कंक्लूड। फास्ट का क्विक होता है, रैपिड होता है। एंग्री के लिए फ्यूरियस, रिच के लिए वेल्दी। तो इन सब जो सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स होते हैं उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। एंड इसी तरीके से डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट के लिए हार्ड और चैलेंजिंग दो सिनोनिम्स हैं। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट को सिग्निफिकेंट भी यूज करते हैं। हेल्प, हेल्प मीन्स असिस्ट। करेक्ट, करेक्ट के लिए एक्यूरेट सिनोनिम वर्ड है। Important exam point, synonym are not always perfectly interchangeable because their meaning and uses can differ slightly depending on context। कभी कभी जो synonyms होते हैं वो हर जगह इंटरचेंजेबल नहीं होते, मतलब कि सिमिलर मीनिंग है तो हम कोई सा भी लिख दें, वहाँ पे कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनका मतलब भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स आर वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का एंटोनिम होता है रिजेक्ट। एंशिएंट का अपोजिट क्या होगा? मॉडर्न। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का अपोजिट नेचुरल, नेचुरल का अपोजिट आर्टिफिशियल। ऐसे ही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के लिए अगली। ब्रेव, ब्रेव का कॉवर्डली हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के लिए सिंपल। क्रिएट, डिस्ट्रॉय, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इस तरह के वर्ड्स एंटोनिम्स कहलाते हैं जिनका जो मीनिंग में अपोजिट होते हैं। और भी ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं एज अपोजिट एंटोनिम वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मीन्स रीडिंग अ पैसेज, अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, करेक्टली आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। पैसेज में क्या लिखा हुआ उसे अच्छे तरीके से उसका मीनिंग समझना, करेक्ट आंसर देना, उससे भी जो भी उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं। इट टेस्ट मच मोर देन रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड से ज़्यादा ये रीडिंग स्पीड भी टेस्ट करता है। यू मे बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स, ऑथर्स पर्पस, टोन, इन्फ्रेंस, वोकेबलरी, इन कंटेक्स्ट, सूटेबल टाइटल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पता होनी चाहिए कि उसका मेन आइडिया क्या है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, पर्पस, टोन, ये सारी चीज़ें। वोकेबलरी, कंटेक्स्ट में कौन सी वोकेबलरी, कैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं, ये सब हमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पता चलता है। सबसे पहले बात करते हैं मेन आइडिया की। तो द मेन आइडिया इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ पैसेज। कोई भी पैसेज क्या कहना चाह रहा है, मेन उसका फोकस किस पर है, सेंट्रल मैसेज क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? मेन आइडिया कहते हैं। आस्क व्हाट इज द इंटायर पैसेज मेनली डिस्कसिंग। इंटायर पैसेज में क्या चीज़ है जो डिस्कस की जा रही है। डू नॉट सिलेक्ट एन ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स ओनली वन स्मॉल आइडिया। अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मेन आइडिया क्या है और उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही करेक्ट होंगे, लेकिन हमें ऐसा कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करना जो स्मॉल डिटेल्स देता है। हमें पूरे पैसेज का, इंटायर पैसेज किस चीज़ पर डिस्कस कर रहा है उस पर फोकस करना है, वही चीज़ हमारा मेन आइडिया होगा। सपोर्टिंग डिटेल्स, सपोर्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड एग्जाम्पल, फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशंस, स्टैटिस्टिक्स, रीजन्स, दे सपोर्ट द मेन आइडिया। सपोर्टिंग डिटेल जो होती हैं मेन आइडिया को सपोर्ट करती हैं। हमें इनसे फैक्ट्स मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन मिलती है, रीजन्स मिलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। अगला है इन्फेरेंस। एन इन्फेरेंस इज अ कंक्लूजन ड्रोन फ्रॉम इंफॉर्मेशन दैट इज
implied rather than directly stated। इन्फ्रेंस का मतलब है कि जो चीज पैसेज में डायरेक्टली नहीं लिखी है उसे गिवन इंफॉर्मेशन और एविडेंस के बेसिस पर समझना और कंक्लूजन निकालना। सपोज दैट अ पैसेज सेज रोहन entered the room carrying a wet umbrella, his clothes were soaked। इस सेंटेंस से हम इन्फर कर सकते हैं कि it was probably रैनिंग आउटसाइड। हमें ये डायरेक्टली पैसेज में नहीं बोला गया था, बट एविडेंस यही कहते हैं कि बाहर बारिश हो सकती है, जैसे कि इसमें बताया गया है अम्ब्रेला गीला है और उसके कपड़े भी गीले हैं, तो इससे हम इजीली इन्फर कर सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑथर्स टोन की। टोन रिप्रेजेंट द राइटर्स एटीट्यूड, उसका मूड कैसा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, किस टोन में वो पैसेज को लिख रहा है। कॉमन टोन इंक्लूड्स पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ह्यूमरस, सीरियस, क्रिटिकल, इंफॉर्मेटिव, परsuasive, इमोशनल, न्यूट्रल तरीके से बहुत सारे टोन्स में राइटर्स लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑथर का पर्पस क्या है, हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता है, उसका पर्पस क्या है। A writer may write to inform, explain, entertain, criticize। वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता है या फिर कुछ समथिंग क्लैरिफिकेशन के लिए पैसेज लिख रहा है, रीडर्स को कन्विंस करने के लिए या इंजॉयमेंट कुछ प्रोवाइड कराना चाहता है। एंड क्रिटिसाइज पर्पस हो सकता है टू पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके के बहुत सारे पर्पस से राइटर्स पैसेज को लिखते हैं। लेट्स सी इफेक्टिव मेथड्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए हम इस सीक्वेंस का यूज करते हैं, जिसमें स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्वेश्चन को क्विकली रीड कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम पैसेज को केयरफुली रीड करते हैं एंड देन आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, पैसेज का मेन आइडिया क्या है, कौन सा पर्पस है, क्या बताना चाह रहा है वो। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स मार्क करते हैं फिजिकली एंड मेंटिकली। देन एविडेंस लोकेट करते हैं फॉर फैक्चुअल क्वेश्चंस। 6th स्टेप में हम कंटेक्स्ट फॉर वोकेबलरी क्वेश्चन यूज करते हैं। एंड 7th स्टेप में इन्फेरेंस क्वेश्चन के लिए हम कंक्लूजन सिलेक्ट करते हैं सपोर्टेड बाय पैसेज। देन लास्ट स्टेप में हम ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं जो एक्सट्रीम है, इररिलेवेंट है एंड अनसपोर्टेड है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट यूनिट 3 कम्युनिकेशन। इस यूनिट में हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है। Communication is an essential part of human life. People communicate to share informations, ideas, feelings, instructions, knowledge, and experiences. The word communication comes from the Latin word communicare। कम्युनिकेशन का वर्ड जो है वो कम्युनिकेयर लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर और टू मेक कॉमन। कम्युनिकेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशंस, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की प्रोसेस है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। Communication is not complete merely when message is sent. It becomes effective when the receiver understands the entire meaning. Communication सिर्फ मैसेज सेंड कर देने से कंप्लीट नहीं होती, वो तभी इफेक्टिव बनती है जब सेंड की हुई इंफॉर्मेशन रिसीवर को अच्छे से समझ में आ जाए और वो उसका फीडबैक दे सके। फॉर एग्जाम्पल, a teacher explain an algorithm, student listen, students understand it, then student ask question and teacher respond. This entire exchange is communication। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि टीचर जो एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर रहा है उसे स्टूडेंट ने अच्छे से सुना एंड उसे समझा एंड उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा और टीचर रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसे हम एक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। Let's see significance of communication. Effective communication is important in personal, academic, technical and professional life. ये हमें information and knowledge एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करती है, टीम वर्क इम्प्रूव होता है इससे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग
इसमें भी कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। गुड कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड की जा सकती है, इंस्ट्रक्शन आसानी से दिए जा सकते हैं एंड सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कम्युनिकेशन हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, लीडरशिप डेवलप करने एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। Good communication help in presenting technical ideas effectively. For engineers, an engineer may have excellent technical knowledge, but they must also be able to understand problems, develop solution, explain the solution, document it and present it to others. किसी भी इंजीनियर के पास बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज होता है, बट उसे कोई भी प्रॉब्लम को समझने, उसे सॉल्व करने एंड उसके सॉल्यूशन को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। देयरफॉर वी कैन से टेक्निकल नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन स्किल इज इक्वल टू प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें सेवरल कंपोनेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। यू कैन सी कम्युनिकेशन साइकिल ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले सेंडर आता है, फिर वो इनकोडिंग करता है, फिर मैसेज को किसी मीडियम के द्वारा भेजा जाता है और रिसीवर के पास पहुंचते वो उसे डिकोड करता है, उसे डिकोडिंग करते हैं एंड देन फीडबैक। ये पूरी कम्युनिकेशन की साइकिल होती है। कम्युनिकेशन के किसी भी स्टेज पर बैरियर्स और नॉइस इंटरफेयर कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेंडर कौन होता है। द सेंडर इज द पर्सन हु इनिशिएट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने वाला पर्सन सेंडर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोफेसर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर प्रोफेसर क्या है, सेंडर होता है। सेकेंड है आइडिया। कम्युनिकेशन बिगिंस व्हेन द सेंडर हैज सम इंफॉर्मेशन, थॉट, आइडिया, फीलिंग, इंस्ट्रक्शन टू कम्युनिकेट। इसके बाद इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अंडरस्टैंडेबल सिंबल्स सच एज वर्ड, सेंटेंसेस, डायग्राम्स, जेस्चर एंड साइंस। सेंडर के माइंड में जब कोई आइडिया, कोई थॉट आता है, कोई इंस्ट्रक्शन आता है, तो उसे पहले तो वो थॉट रहता है, फिर उस थॉट या आइडिया को सिंबल के फॉर्म में या रिटन वर्ड, सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे इनकोडिंग कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैसेज की। द एक्चुअल इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल सबमिट योर लेबोरेटरी रिपोर्ट बाय फ्राइडे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि फ्राइडे तक आपको लेबोरेटरी रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो जो मेन इंफॉर्मेशन है उसी को ही मैसेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्या था? चैनल और मीडियम। द चैनल इज़ द मैथड थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स। जिस मैथड से हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं उसे चैनल या मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल फेस टू फेस कन्वर्जन, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग टेलीफोन, बाय ईमेल, लेटर, वीडियो कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट के थ्रू मैसेज सेंड किया जा सकता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? मीडियम। नेक्स्ट है रिसीवर। कम्युनिकेशन की नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो रिसीवर। द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड इज द रिसीवर। जिसे मैसेज भेजा जा रहा है वो रिसीवर कहलाता है। इसके बाद आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन्स इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिसीविंग मैसेज। रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है उसे वो कैसे समझता है, उसे इंटरप्रेट करता है, इस प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं। उसके बाद आता है फीडबैक। द रिसीवर्स रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड फीडबैक। इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद रिसीवर जो रिस्पॉन्ड करता है उसे फीडबैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस सर आई विल सबमिट इट बाय फ्राइडे। फीडबैक कन्फर्म्स वेदर कम्युनिकेशन हैज़ बीन अंडरस्टूड। फीडबैक से हम कंफर्म कर सकते हैं कि गिविंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट नॉइस। Anything that interferes with communication is called noise. It may include physical noise, poor internet connection, unclear language, misunderstanding और information disturbance। जितने भी जो बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से हो, अनक्लियर लैंग्वेज या मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, फियर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉइस आउटसाइड अगर ट्रैफिक है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, तो ये भी डिस्टर्ब करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने से रोकते हैं। इसे कहते हैं नॉइस और बैरियर्स।
कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। वो कम्युनिकेशन जिसमें हम स्पोकन वर्ड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल फेस टू फेस कन्वर्सेशन, क्लासरूम लेक्चर्स, टेलीफोन कन्वर्सेशन, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन फास्ट कम्युनिकेशन होता है। इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलती है एंड क्लैरिफिकेशन ईजी होता है। इसमें पर्सनल इंटरेक्शन भी पॉसिबल है, मोर फ्लेक्सिबल होता है एंड इफ़ेक्टिव डिस्कशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यूजुअली लैक्स परमानेंट रिकॉर्ड अनलेस रिकॉर्डेड। इसमें परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता जब तक कि वो रिकॉर्ड ना किया जाए, और ये लेंदी इंफॉर्मेशंस के लिए डिफ़िकल्ट होता है। ओरल कम्युनिकेशन में मैसेज भूल जाते हैं कभी कभार एंड मिसअंडरस्टैंडिंग भी पॉसिबल है। इट इज़ लेस सूटेबल फॉर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट टाइप है कम्युनिकेशन का रिटन कम्युनिकेशन। जब हम रिटन वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं यूजिंग वर्ड्स, सिम्बल्स, तब हम उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। रिपोर्ट भी हो सकता है, नोटिस, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, प्रपोजल्स, मेमोज, ये सब रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। लेट्स सी इट्स एडवांटेजेस। रिटन कम्युनिकेशन के सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि इसमें हमें परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड कराया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन के लिए सूटेबल है एंड रिपीटेडली रिव्यू भी किया जा सकता है। लीगल एविडेंस यूज़फुल होता है एंड मोर सूटेबल फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलती, डिले हो जाता है एंड इट रिक्वायर्स गुड राइटिंग एबिलिटी। अगर हमें लिखना नहीं आता तो हम कैसे हम वर्ड्स राइट करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इट कैन नॉट ईजी क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली, क्योंकि इसमें इमोशंस, फीलिंग्स और एक्सप्रेशन, जेस्चर ये सब नहीं समझ में आता, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो जैसे कि अभी हमने देखा, ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो स्पोकन वर्ड्स के थ्रू होता है और रिटन कम्युनिकेशन रिटन वर्ड्स के थ्रू होता है। ओरल कम्युनिकेशन फास्टर कम्युनिकेशन है एंड रिटन कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन की कंपेयर में थोड़ा स्लो होती है। ओरल कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत मिल जाती है, रिटन में इसमें लेट हो जाता है। ओरल कम्युनिकेशन टेम्परेरी होती है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड कराया जाता है। ओरल मोर फ्लेक्सिबल होता है, जबकि रिटन फॉर्मल के लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। ओरल कम्युनिकेशन सूटेबल फॉर डिस्कशंस, जबकि रिटन कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़्यादा यूजफुल है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए 7 C's प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जिसमें पहला है क्लियर। मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, ज़्यादा जार्गन्स का यूज नहीं करना, जैसे कि कंप्लीट इट सून, ये थोड़ा पुअर कम्युनिकेशन माना जाएगा। इससे बेटर है कि हम कहें सबमिट द असाइनमेंट बाय 5 PM ऑन फ्राइडे। इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मैसेज क्या कहना चाहता है। सेकेंड है कंसाइज। कंसाइज मीन्स जितना कम हो सके उतने कम शब्दों में हम अपने मैसेज को सेंड करें। यूज ओनली नेसेसरी वर्ड्स। अगर हमें ये कहना है कि वह एब्सेंट है तो ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वाज एब्सेंट, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस कहला जाता है। इसे हम कंसाइज वे में लिखेंगे और ये कह सकते हैं बिकॉज ही वाज एब्सेंट। बस 4 ही वर्ड तो यूज़ किए और सेम मीनिंग। नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट मीन्स बीइंग स्पेसिफिक। प्रोवाइड स्पेसिफिक फैक्ट इंस्टीड ऑफ वैग्यू इंफॉर्मेशन। हमें कुछ मीनिंगफुल स्पेसिफिक फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, ना कि कुछ भी वैग्यू इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल सेल्स इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, ये एक वैग्यू इन्फॉर्मेशन है। इसकी बजाय हम कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20% इन जुलाई। नेक्स्ट है करेक्ट। इन्फॉर्मेशन को करेक्ट होना चाहिए। इट कंटेन करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग, फैक्ट, फिगर्स, टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करती है।
फिफ्थ है कंप्लीटनेस, प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर। हमें पहले से ही ऑल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि फिर इससे क्या होता है रिसीवर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, उसे पूछना पड़ सकता है। इससे अच्छा है कि उसके पूछने से पहले ही हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। फॉर एग्जाम्पल अ मीटिंग नोटिस शुड क्लियरली मेंशन डेट, टाइम, वेन्यू एंड पर्पस। ये सारी चीज़ें पहले से ही उन्हें पता होनी चाहिए, इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करना चाहिए। सेकेंड है कोहेरेंट मीन्स आइडिया शुड बी लॉजिकल एंड प्रॉपरली कनेक्टेड। लॉजिकल आइडियाज़ हमें रखना है, एक दूसरे से कनेक्टेड, मतलब कि स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, इधर उधर कहीं से भी नहीं स्टार्ट कर देना है इन्फॉर्मेशन को। द इंफॉर्मेशन शुड फॉलो अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। लास्ट है कॉर्टियस, कम्युनिकेशन शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। कॉर्टियस का मतलब होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तब हमें पोलाइट होना है एंड रिस्पेक्टफुली बात करना है। इंस्टेड ऑफ यू फेल्ड टू सेंड द डॉक्यूमेंट, वी कैन राइट कुड यू प्लीज सेंड द डॉक्यूमेंट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। हम ऐसे बात कर सकते हैं जिससे कि जो रिसीवर है उसे भी थोड़ा अच्छा फील हो। तो ये थी 7 C's, जिसमें फर्स्ट था क्लियर, सेकंड कंसाइज, थर्ड कंक्रीट, फोर्थ करेक्ट, फिफ्थ कंप्लीट, सिक्स्थ कोहेरेंट एंड सेवंथ कर्टियस। अगला टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स अ मैसेज फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड और अंडरस्टूड करेक्टली। कम्युनिकेशन बैरियर्स वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो मैसेज को अंडरस्टैंडेबल होने या ट्रांसमिट होने से रोकते हैं। जैसे कि फिजिकल बैरियर, ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज नॉइस, डिस्टेंस, पुअर लाइटिंग, नेटवर्क प्रॉब्लम, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में रुकावट बनती हैं, इन्हें फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ अ सुटेबल इन्वायरमेंट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिससे कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो और नॉइस ज़्यादा ना हो और कम्युनिकेशन जिससे इफेक्टिव बन सके। सेकेंड बैरियर हो सकता है लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर। These barriers occur due to difficult vocabulary, technical jargon, ambiguous words and different languages। जब कम्युनिकेशन ऐसे दो लोगों के बीच हो रहा है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हैं, या फिर एक व्यक्ति टेक्निकल जार्गन्स का यूज कर रहा है, डिफ़िकल्ट वोकेबलरी का यूज कर रहा है, जो दूसरे व्यक्ति के लिए, रिसीवर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इस केस में लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग हाईली टेक्निकल टर्मिनोलॉजी वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अ नॉन टेक्निकल कस्टमर, इन दिस केस दिस बैरियर कैन अकर। इसका सोल्यूशन है कि हमें सिंपल, क्लियर एंड ऑडियंस अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बैरियर हो सकता है साइकोलॉजिकल बैरियर। इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेस, फियर, एंगर, एंग्जाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रेजुडिस। इसका सोल्यूशन है कि हमें इमोशंस मेंटेन करके रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए पेशेंस के साथ एंड ओपन कम्युनिकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके, स्ट्रेस कम करना चाहिए। इमोशंस कंट्रोल होंगे तो कम्युनिकेशन बेटर बनेगा। नेक्स्ट बैरियर है कल्चरल बैरियर। डिफरेंट कल्चर्स में हैव डिफरेंट वैल्यूज़, जेस्चर्स एंड ट्रेडिशंस। अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग जेस्चर का उसके हिसाब से अलग मतलब होता है, उनका अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। इसके लिए हम कल्चर अवेयरनेस डेवलप करना चाहिए एंड डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फॉर एग्जांपल लॉन्ग हायरार्की, अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेंसिव फॉर्मेलिटीज, पुअर इंफॉर्मेशन फ्लो। इसका सोल्यूशन है कि क्रिएट क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए किसी एम्प्लॉय को, या फिर पुअर इंफॉर्मेशन हो सकता है कि बहुत ही कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो, जिससे एम्प्लॉय कंफ्यूज हो सकता है एंड अच्छे से काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट बैरियर है पर्सपेक्टिव बैरियर। डिफरेंट पीपल में interpret the same information differently because of their experiences and beliefs। लोग अलग अलग तरीके से उनके थॉट्स होते हैं, लोगों के अपने अलग बिलीफ होते हैं, वो कुछ चीज़ों के प्रति कुछ और समझते हैं, दूसरे लोग कुछ और समझते हैं। इसका सलूशन है कि हमें अच्छे से फीडबैक देना चाहिए एंड क्लैरिफिकेशन
इस बैरियर का सोल्यूशन है सीक फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। सेवेंथ बैरियर है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। जब भी पुअर इंटरनेट, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, इनकम्पेटेबल फाइल फॉर्मेट, इक्विपमेंट फेलर, ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम इन्हें टेक्निकल बैरियर्स कहते हैं। इसका सोल्यूशन है यूज रिलायबल सिस्टम, कंपेटेबल फॉर्मेट एंड बैकअप मेथड्स। लेट्स सी बेस टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। इसमें हम देखेंगे कि हम अभी तक जितने बैरियर्स पढ़े उनसे कैसे ओवरकम हो सकते हैं। तो effective communication can be improved by using simple language, listening actively and selecting the correct मीडियम, अवॉइडिंग अननेसेसरी जार्गन्स, हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करना चाहिए। प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, रिसीवर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। एंड इनकरेज फीडबैक, कंट्रोलिंग इमोशंस, स्ट्रेस या फिर इलनेस में सब में क्या होता है अच्छे से हमारा ध्यान नहीं लग पाता कम्युनिकेशन में। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, अवॉइडिंग डिस्टर्बेंस, डेवलपिंग कल्चरल अवेयरनेस एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियोलॉजिकली, यूजिंग डायग्राम विजुअल्स व्हेन नेसेसरी, जब भी ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से डायग्राम्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहिए। द बैरियर अप्रोच इज क्लियर मैसेज, सुटेबल मीडियम, एक्टिव लिसनिंग, फीडबैक इज इक्वल टू बेटर कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं कि टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्टूडेंट्स। अ टेक्निकल स्टूडेंट नीड्स कम्युनिकेशन स्किल फॉर एकेडमिक एक्टिविटी, जितने भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो गई, क्लासरूम इंटरेक्शन, असाइनमेंट, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट एंड सेमिनार्स, वाइवा एग्जामिनेशंस, इन सब में गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर होती है। इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टूडेंट के एम्प्लॉयमेंट में जब हमें रेज्यूमे राइटिंग की नीड पड़ती है, जॉब एप्लीकेशन के लिए, इंटरव्यूज़ में एंड ग्रुप डिस्कशन, प्रोफेशनल ईमेल्स राइटिंग में, और ऐसे ही वर्क प्लेस के लिए व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विथ टीम मेंबर्स, एक्सप्लेनिंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स, राइटिंग रिपोर्ट, प्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट एंड डीलिंग विथ कस्टमर्स, कम्युनिकेटिंग विथ मैनेजर्स, इन सब में गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। और कैरियर डेवलपमेंट के लिए strong communication helps develop confidence, leadership, teamwork, employability and professional image। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विदाउट यूजिंग स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स। जब हम स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स का यूज किए बिना कम्युनिकेशन करते हैं तब उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, gesture, posture, body movement, appearance, personal space, tone and pitch of voice. For example, a smile shows friendliness। अगर कोई व्यक्ति स्माइल कर रहा है इसका मतलब वो खुश है और फ्रेंडली है। ऐसे ही नोडिंग एग्रीमेंट को शो करता है। आई कॉन्टैक्ट अटेंशन और कॉन्फिडेंस बताता है। क्रॉस्ड आर्म में इंडिकेट डिफेंसिवनेस एंड अप्रोप्रिएट पोस्चर कॉन्फिडेंस को शो करता है। लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट्स वर्बल मैसेजेस, एक्सप्रेसेस इमोशंस, क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन, इम्प्रूव प्रेजेंटेशन, इंडिकेट्स कॉन्फिडेंस एंड इट हेल्प्स अंडरस्टैंड एटीट्यूड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 5 मेजर फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेसिक्स। काइनेसिक्स मीन्स बॉडी मूवमेंट और जेस्चर। जब हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे काइनेसिक्स कहते हैं, जैसे कि सिर हिलाना, स्माइल करना। एंड सेकेंड है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मीन्स यूज ऑफ पर्सनल स्पेस। कम्युनिकेशन करते टाइम हम जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि अगर क्लोज फ्रेंड है तो डिस्टेंस कम होगी, और वहीं अगर स्ट्रेंजर है तो हम उसके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, उसे कहते हैं प्रेसिमिक्स। नेक्स्ट है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स मीन्स यूज ऑफ टाइम। टाइम के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसे क्रोनोमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यू में जाना है तो अगर हम टाइम पर पहुंचते हैं तो वो सीरियसनेस को शो करता है। वहीं अगर हम लेट पहुंचते हैं तो वो
केयरलेसनेस शो करता है। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज, टोन, पिच, वॉल्यूम एंड स्पीड। ये सारी चीज़ें जब हम कम्युनिकेशन में देखते हैं तो उसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं। पैरा लैंग्वेज मीन्स हम जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा हम किस मैनर पे हम जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस मैनर में बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड को हम सॉफ्टली बोलते हैं एंड उसी वर्ड को अगर हम एंग्रीली बोलें तो टोन और पिच चेंज होने से मीनिंग एंड फीलिंग चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू टच। फॉर एग्जाम्पल, हैंड शेक करना, पीठ थपथपाना, ग्रीटिंग और रिस्पेक्ट देना, ये हैप्टिक्स में आता है। इसी के साथ हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट है डेवलपिंग राइटिंग स्किल। इस यूनिट में हम राइटिंग स्किल्स डेवलप करेंगे। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसके पहले कौन कौन सी स्टेजेस होंगी उसे लिखने के लिए, कैसे हम प्लान करते हैं, देन ड्राफ्ट एंड देन एडिटिंग क्या होती है, प्रेसिस राइटिंग क्या होती है, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। गुड राइटिंग जनरली डेवलप थ्रू 3 मेजर स्टेजेस, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड देन एडिटिंग। प्लानिंग क्या होता है? बिफोर राइटिंग डिटरमाइन व्हाट एम आई राइटिंग, why am I writing, who will read it, what information is required, how should information be arranged। ये सारी चीज़ें हमें खुद से क्वेश्चन करनी पड़ती है, इसे कहते हैं प्लानिंग। इसमें जो स्टेप्स शामिल हैं वो है पर्पस, ऑडियंस, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटलाइन। हमें सबसे पहले सोचना पड़ता है राइटिंग का पर्पस क्या है, देन इसे रीड कौन करेगा, ऑडियंस कौन होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन या फिर फॉर्मेट क्या होगा डॉक्यूमेंट का, देन उसके बाद आउटलाइन। आउटलाइन मीन हमें जैसे कि AI इन एजुकेशन पर रिपोर्ट बनानी है तो हमारे पास ये एक टॉपिक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन इसके यूजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, उसके बाद कंक्लूजन। ये एक AI इन एजुकेशन टॉपिक का आउटलाइन हो गया। नेक्स्ट होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग प्लान्ड आइडिया इनटू द फर्स्ट रिटन वर्जन। इसमें हम जितना कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड प्लान किया है उसे राइट करते हैं। ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग डेवलप पैराग्राफ्स, एक्सप्लेन आइडियाज, एड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, मेंटेन लॉजिकल सीक्वेंस एंड ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग फोकस ऑन कंटेंट फर्स्ट। अ फर्स्ट ड्राफ्ट डज नॉट नीड टू बी परफेक्ट। ड्राफ्टिंग के दौरान हम पैराग्राफ्स डेवलप करते हैं, अपने आइडिया को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं, देन उससे सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन जो है उसे ऐड कर देते हैं और फिर जितने भी आइडियाज़ हैं उसको लॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। एंड जो ड्राफ्टिंग के दौरान हम कंटेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, ना कि उसकी ग्रामर या मिस्टेक्स पर ध्यान देते हैं। हम ड्राफ्टिंग के दौरान कंटेंट पर पहले ध्यान देते हैं। इसके बाद आता है एडिटिंग। एडिटिंग मीन्स रिव्यूइंग एंड इम्प्रूविंग द ड्राफ्ट। हम इसमें एडिटिंग के दौरान हम कंटेंट चेक करते हैं, इज़ ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड, चेक करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मेट चेक करते हैं, आर आइडियाज़ लॉजिकली अरेंज, सारे आइडियाज़ को लॉजिकली अरेंज होना चाहिए। उसके बाद हम ग्रामर चेक करते हैं, चेक टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड उसके बाद हम लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स, रिपीटेशंस एंड वैग्यू एक्सप्रेशंस। देन हम मैकेनिज्म चेक करते हैं कि स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस एंड कैपिटलाइजेशन सब कुछ सही है कि नहीं। एडिटिंग के दौरान हम लास्ट क्लैरिफिकेशन करते हैं कि हमने सब कुछ सही लिखा है कि नहीं। इसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को फ्री फ्रॉम एरर्स कर देते हैं। इस तरीके से प्लान, देन ड्राफ्ट, इसके बाद रिवाइज और देन एडिटिंग के बाद प्रूफ रीड से हमें फाइनल कॉपी या फाइनल डॉक्यूमेंट मिल जाता है। अगला टॉपिक है प्रेसिस राइटिंग। A precis is a clear, concise summary of a longer passage containing its essential idea. A good precis is usually much shorter than the original while preserving its central meaning. प्रेसिस राइटिंग का मतलब होता है गिवन लॉन्ग पैसेज में से उसके एसेंशियल आइडिया को समझकर उसे समराइज करना, एक छोटे फॉर्म में लिखते हैं बाय यूजिंग ओन वर्ड्स। एंड इसके साथ साथ हमें उसका सेंट्रल मीनिंग लेकर चलना है। जो गुड प्रेसिस होता है वो 1/3 पार्ट होता है ऑफ द ओरिजिनल पैसेज।
Let's see characteristics of precise writing. A good precise should be brief, clear, complete in essential meaning, coherent, adjective and रिटन इन ओन वर्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये अपने शब्दों में लिखा होना चाहिए। पैसेज में जो वर्ड्स हैं वही वही हमें पूरी तरीके से वही यूज नहीं करना है। लेट्स सी स्टेप्स टू राइट प्रेसेस। सबसे पहले हम ओरिजिनल पैसेज को केयरफुली रीड करते हैं, देन उसका मेन आइडिया आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद इसेंशियल सपोर्टिंग पॉइंट्स जो उससे रिलेटेड है उन्हें भी आइडेंटिफाई करके नोट कर लेते हैं। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स और अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उन्हें रिमूव करते हैं। देन प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट। उसके बाद उसे हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं। गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल वेयर रिक्वायर्ड। पैसेज में से हम उसका मेन आइडिया समझने के बाद उसे एक सूटेबल टाइटल देते हैं। देन लास्ट में हम फाइनल प्रेसेस को रिवाइज करते हैं कि हमने सारी इसेंशियल डिटेल लिखी है कि नहीं। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी बात है कि प्रेसेस राइटिंग के दौरान हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखते हैं, जैसे कि हमें पर्सनल ओपिनियन अवॉइड करना है, अपने से कुछ भी आइडिया नहीं लगाना है, अननेसेसरी एग्जाम्पल्स और रिपीटेशन को अवॉइड करना है, एक्सेसिव कोटेशन की ज़रूरत नहीं होती एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ऑथर के बेसिक मीनिंग में कोई चेंज नहीं करना है। सबसे ज़्यादा चीज़ इसे अवॉइड करना है, उसका मीनिंग नहीं बदल देना। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निकल डिफिनेशन। किसी भी टेक्निकल टर्म का प्रिसाइज मीनिंग और उसका एग्जैक्ट मीनिंग एक्सप्लेन करना टेक्निकल डेफिनेशन कहलाता है। अ गुड टेक्निकल डेफिनेशन के लिए पैटर्न है टर्म प्लस क्लास और कैटेगरी प्लस डिस्टिंग्विशिंग characteristic. For example, a computer is an electronic device that accepts data, process it according to instructions and produce information. अगर हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ पर कंप्यूटर टेक्निकल टर्म है एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्लास होता है यहाँ पर, और डेटा को एक्सेप्ट और प्रोसेस करना डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। अनदर एग्जांपल देखते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनाइट एंड वेल डिफाइंड प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्निकल डेफिनेशन। अ टेक्निकल डेफिनेशन शुड बी एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज, मतलब कि टेक्निकल डेफिनेशन शॉर्ट होनी चाहिए। इट शुड हैव ऑब्जेक्टिव एंड अनएम्बिगियस, मतलब कि टेक्निकल डेफिनेशन को समझने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या होता है, तो किसी भी टेक्निकल ऑब्जेक्ट या सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से होंगे, उसके ऑपरेशंस क्या है, कंपोनेंट क्या है, स्ट्रक्चर और उसका अपीयरेंस कैसा है, इसे एक्सप्लेन करते हैं, तब हम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, रोबोट, मशीन और सॉफ्टवेयर सिस्टम। लेट्स सी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन आता है, देन कंपोनेंट्स, फिर उसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं, देन वर्किंग एंड उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन एंड फीचर्स। फॉर एग्जांपल, हम इलेक्ट्रिक मोटर लेते हैं तो इसके इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। देन इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रिकल मोटर कंसिस्ट ऑफ मोटर, रोटर, स्टेटर, शाफ्ट, बेरिंग एटसेट्रा। इसकी वर्किंग क्या है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पर वर्क करता है। देन इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज फैंस, पंप, मशीन्स एंड रोबोट एटसेट्रा में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। अ रिपोर्ट इज अ सिस्टमैटिक, फैक्चुअल एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑडियंस। किसी स्पेसिफिक पर्पस या ऑडियंस के लिए हम एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं, उसे कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेट्स सी फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट। गुड रिपोर्ट में कौन कौन सी फीचर्स होने चाहिए। अ गुड रिपोर्ट शुड हैव एक्यूरेसी, मतलब इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट, कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में यूज्ड लैंग्वेज अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। कंसाइजनेस, इट मीन्स अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन ही इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट है
ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कि हमें इसमें कोई भी पर्सनल बायस ऐड नहीं करने हैं, इसे हमेशा अवॉइड करना है। कंप्लीटनेस, इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन शुड फॉलो प्रॉपर सीक्वेंस, सारी इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में अरेंज होनी चाहिए। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, हेडिंग्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स को अच्छे से अरेंज होना चाहिए रिपोर्ट में। करेक्ट लैंग्वेज, इसका मतलब ग्रामर और टर्मिनोलॉजी शुड बी एक्यूरेट, कोई भी एरर, ग्रामेटिकल एरर या अदर किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक फॉर्मल रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट? सो अ फॉर्मल रिपोर्ट कॉमनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: प्रीलिमिनरी सेक्शन, मेन बॉडी एंड एंड मैटर। प्रीलिमिनरी सेक्शन सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि टाइटल पेज। टाइटल पेज में रिपोर्ट का नाम मेंशन किया जाता है, राइटर का नाम, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन, डेट एटसेट्रा। देन सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन वेयर रिक्वायर्ड, यहाँ हम डिक्लेयर करते हैं कि जो रिपोर्ट बनाई गई है वो जेन्युइन है एंड रिक्वायर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। देन एक्नॉलेजमेंट, इसमें हम जिन्होंने रिपोर्ट कंप्लीट करने में हमारी हेल्प की है उन्हें धन्यवाद देते हैं। देन एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी, इसमें हम रिपोर्ट को समराइज करके लिखते हैं जिससे क्विकली पता किया जा सकता है कि रिपोर्ट किस बारे में है, उसका मेन आइडिया क्या है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें हम ये मेंशन करते हैं कि कौन सा कंटेंट किस पेज नंबर में है। एंड रिपोर्ट में है जितने भी, इसके बाद टेबल में रिपोर्ट में हमने जितने भी फिगर्स, डायग्राम्स, ग्राफ या फिर टेबल्स यूज किए हैं उसके लिए एक सेपरेट लिस्ट दी जाती है। नाउ मेन बॉडी में हम रिपोर्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है रिपोर्ट का, व्हाट इज रिपोर्ट इंटेंड्स टू अचीव, रिपोर्ट क्या अचीव कराना चाहती है, मेथडोलॉजी क्या है, क्या प्रोसीजर है, कैसे हमने वर्क परफॉर्म किया रिपोर्ट तैयार करने के लिए। देन फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स, क्या क्या रिजल्ट मिले, व्हाट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद डिस्कशंस, इसमें हम इंटरप्रिटेशन करते हैं फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स जो हमें मिले। उसके बाद कंक्लूजन, फाइंडिंग्स के बेसिस पर हम मेजर कंक्लूजन निकालते हैं। देन रिकमेंडेशन, जितने भी फाइंडिंग्स और रिजल्ट मिले उससे रिलेटेड फ्यूचर में क्या एक्शन लेना चाहिए उसके लिए हम इस सेक्शन में सजेशन देते हैं। रिपोर्ट के सबसे लास्ट में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उन्हें एंड मैटर कहते हैं। इट इंक्लूड्स रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी मीन्स होता है हमने रिपोर्ट बनाने के लिए कहाँ कहाँ से जानकारी ली, उन सोर्सों को मेंशन करना, जैसे कि कौन कौन से रिसर्च, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स यूज किए जिनसे हमने इंफॉर्मेशन लेके रिपोर्ट कंप्लीट की है, वो सोर्स यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। देन अपेंडिंग, इसके बाद अपेंडिसेस भी हो सकता है एंड मैटर में, जैसे कि कैलकुलेशन, डॉक्यूमेंट्स, ड्रॉ डेटा, जो कि रिपोर्ट में हमने पहले मेंशन नहीं किया था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो उसे हम एंड में ऐड कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मल रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ ट्रबल। अ ट्रबल रिपोर्ट describes a problem, fault, malfunction or technical difficulty and records the action required और taken। मतलब कि हम रिपोर्ट ऑफ ट्रबल में कोई भी प्रॉब्लम, इशू या डिफ़िकल्टी को डिस्क्राइब करते हैं एंड जो भी एक्शन रिक्वायर है उसे भी रिकॉर्ड करते हैं, सजेशंस देते हैं। इट इज़ कॉमन इन इंडस्ट्रीज, लेबोरेटरीज एंड IT डिपार्टमेंट्स। जनरल रिपोर्ट ऑफ ट्रबल का टिपिकल फॉर्मेट इस टाइप का होता है, आप देख सकते हैं। टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल टू मेंटेनेंस मैनेजर, फ्रॉम इंजीनियर और टेक्नीशियन, यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे। देन सब्जेक्ट इक्विपमेंट फेलर, जैसे कोई इक्विपमेंट फेल हो गया तो वो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम ये इंक्लूड करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी, क्या ऑब्जर्वेशन थे, सिचुएशन क्या थी, ये प्रॉब्लम किन कारण की वजह से हुई एंड एक्शन क्या लिया गया, और उसके बाद
करंट स्टेटस क्या है और क्या रिकमेंडेशन है, क्या एक्शन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट मेल फंक्शन ऑफ लेबोरेटरी कंप्यूटर, अगर लेबोरेटरी का कंप्यूटर खराब हो जाता है तब इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ड्यूरिंग द लेबोरेटरी सेशन कंप्यूटर नंबर 12 रिपीटेडली शट डाउन आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 10 minutes of operating. Initial inspection indicated overheating caused by a malfunctioning cooling fan. The system was switched off to prevent hardware damage. Replacement of the cooling fan and inspection of the cooling system are recommended. इस एग्जाम्पल में क्लियरली हम देख सकते हैं ये रिपोर्ट ऑफ ट्रबल है जिसमें हमने प्रॉब्लम बताई, ऑब्जर्वेशंस बताए, किस कारण से प्रॉब्लम हुई वो भी बताया, एक्शन क्या लिया गया और हमें एंड लास्ट में हमने क्या रिकमेंडेशन है वो भी मेंशन करी। नेक्स्ट है लेबोरेटरी रिपोर्ट। अ लेबोरेटरी रिपोर्ट रिकॉर्ड्स एन एक्सपेरिमेंट एंड इट्स रिजल्ट साइंटिफिशियली। लेबोरेटरी रिपोर्ट में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे जो रिजल्ट निकलता है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द लेबोरेटरी रिपोर्ट इस टाइप से दिखता है। इसमें टाइटल पेज होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट का नाम मेंशन किया जाता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये मेंशन किया जाता है। एंड थर्ड पेज में हम एपरेटस और मटेरियल जो भी इक्विपमेंट यूज हुए इस एक्सपेरिमेंट में वो मेंशन करते हैं। देन इसकी थ्योरी क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व है वो भी मेंशन किया जाता है। उसके बाद प्रोसीजर क्या थी, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए गए। एंड देन ऑब्जर्वेशन इंक्लूड किया जाता है, रिकॉर्डेड मेजरमेंट एंड डेटा यहाँ पर डिस्क्राइब होता है। देन कैलकुलेशंस कौन सी किए हमने, क्या फॉर्मूला था, रिक्वायर्ड कैलकुलेशन यहाँ डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद रिजल्ट जो मिला हमें, फाइनल आउटकम एंड कैलकुलेशन एंड कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट इज मेंशन्ड। देन प्रिकॉशंस क्या क्या थे, एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया, कौन कौन सी सावधानियां का ध्यान रखा गया, मेजर्स टेकन टू मिनिमाइज एरर को मिनिमाइज करने के लिए भी हम क्या एक्शन लेते हैं वो सब मेंशन करते हैं। थर्ड टाइप की रिपोर्ट है प्रोग्रेस रिपोर्ट। आ प्रोग्रेस रिपोर्ट एक्सप्लेन्स द करेंट स्टेटस ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब कि जो प्रोजेक्ट या एक्टिविटी फ़िलहाल चल रही है उसी पर रिपोर्ट बनाई जाती है, तब उसे हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसके लिए सर्वे होता है, या फिर कोई न्यू चीज़ डिस्कवर की जा रही है, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो उसकी क्या कंडीशन है वो बताने के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। इट आंसर्स 3 important questions. फर्स्ट, व्हाट हैज़ बीन completed, व्हाट इज करेंटली बीइंग डन, व्हाट रिमेन्स टू बी डन। इसका मतलब है कि अभी तक क्या कंप्लीट हो चुका एंड करेंट में क्या चल रहा है एंड कितना काम बाकी है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है, प्रोजेक्ट टाइटल जिसमें प्रोजेक्ट का नाम वगैरह मेंशन किया जाता है, रिपोर्टिंग पीरियड कब से कब तक काम चला वो, फिर ऑब्जेक्टिव क्या था एंड वर्क कंप्लीटेड कितना काम कंप्लीट हो चुका, कितना बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स कितना काम अभी बचा हुआ है। इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस आए वो मेंशन करते हैं। फ्यूचर में अभी कौन कौन सा वर्क करना बाकी है एंड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन क्या है कि हम पहले से इमेजिन करते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, डिस्क्राइब करते हैं। देन इसके बाद कंक्लूजन, हम सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कंक्लूड करते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हेल्प मैनेजमेंट मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई डिलेज एंड मेक डिसीजंस। प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें डिसीजन मेक करने एंड परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में हेल्प करती है। अब हमारी लास्ट यूनिट है बिजनेस करस्पॉन्ड्स। बिजनेस करस्पॉन्ड्स का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोफेशनल और कॉमर्शियल पर्पसेस। इट इंक्लूड्स बिजनेस लेटर्स, ईमेल्स, एप्लीकेशंस, कोटेशंस, ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स एंड टेंडर्स। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे क्रिएट फॉर्मल कम्युनिकेशन, दे प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड एंड दे बिल्ड professional relationships. They communicate orders and queries. They help to resolve complaints and establish business credibility. They may serve as
evidence or documentation. They support communication over distance and a good business letter should follow the 7 C's of communication. जो भी हमने 7 C's प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन थर्ड यूनिट में पढ़ा था, वो बिजनेस लेटर फॉलो करता है. Now let's see parts and layout of a business letter. A standard business letter generally contains sender's address, then date, फिर उसके बाद receiver's address जिसे लेटर भेजा जा रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है लेटर लिखने का पर्पस, उसके बाद salutation, for example dear ma'am, dear sir, then main body, usually it is organized as ओपनिंग जिसमें पर्पस बताया जाता है, फिर उसके बाद मिडल, देन डिटेल्स एंड क्लोजिंग जिसमें कि एक्सपेक्टेड एक्शन होता है. इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, देन सिग्नेचर और उसके बाद नेम एंड डिजाइनेशन एंड इनक्लोजर इफ एनी. लेट्स सी बेसिक लेआउट ऑफ द बिजनेस लेटर. लेआउट मीन्स स्ट्रक्चर. जैसा कि अभी हमने देखा कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वही बिजनेस लेटर का लेआउट होता है. जैसे कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस, देन डेट, फिर उसके बाद रिसीवर का नेम एंड उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. फिर उसके बाद हम क्या लिखते थे पार्ट में, सैल्यूटेशन. तो यहाँ पे लेआउट में हम लिख सकते हैं डियर सर और डियर मैडम. फिर ओपनिंग पैराग्राफ, देन मेन डिटेल्स एंड क्लोजिंग पैराग्राफ. फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसके लिए हम लिखेंगे योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली, देन अपना नेम, सिग्नेचर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स. ये था लेआउट ऑफ द बिजनेस लेटर. अगला टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन. अ जॉब एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल लेटर सेंड टू एन एम्प्लॉयर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अ पोजीशन. जब हम किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तब हम उस कंपनी को या एम्प्लॉय को एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं जिसे जॉब एप्लीकेशन कहते हैं. इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले पोजीशन अप्लाइड फॉर, इसमें बताते हैं कि हम किस पोजीशन, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. देन सोर्स ऑफ जॉब इंफॉर्मेशन, हमें इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड देखा या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर कंपनी की वेबसाइट एट्सेट्रा. देन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन सी डिग्री है एट्सेट्रा. देन रिलेवेंट स्किल, जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी स्किल्स हमारे पास हैं. फिर एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट वर्क क्या किया या फिर किसी कंपनी या कहीं पे इंटर्नशिप किया हो उसके बारे में बताना, कितना एक्सपीरियंस गेन किया. उसके बाद इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी के लिए रिक्वेस्ट करना कंपनी को. देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फ़ोन नंबर, ईमेल्स, ये इंक्लूड करना. फिर लास्ट में रेज्यूमे अटैचमेंट. एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक जॉब एप्लीकेशन दिया गया है. सबसे पहले सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर. डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर advertised on your company's career portal. I have completed my B.Tech and possesses a strong foundation in programming, problem solving and engineering fundamentals. My academic projects have provided practical experiences in applying technical concepts and working effectively in teams. I am agree to contribute my skills while developing professionally within your organization. I have attached my resume for your consideration. I would welcome opportunity to discuss my candidature in an interview. Yours sincerely XYZ. तो इस तरीके से एक
जॉब एप्लीकेशन लिखा जाता है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें जो अपन ने इम्पोर्टेंट कंपोनेंट देखे थे वो डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेज्यूमे क्या होता है। आ रेज्यूमे इज़ अ कंसाइज डॉक्यूमेंट presenting a person's education, skills, qualifications, experiences and achievements for एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी पर्सन की जितने भी स्किल्स, एजुकेशंस, उसकी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, सब चीज़ें एक डॉक्यूमेंट में अरेंज करा जाता है, उसे रेज्यूमे कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्मल document. It Let's see contents of a good resume. गुड resume में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हेडर में हम अपना नेम, फ़ोन नंबर, प्रोफेशनल ईमेल एंड लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है वो इंक्लूड करते हैं। देन कैरियर ऑब्जेक्टिव और समरी, ब्रीफ प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं वो मेंशन करते हैं। देन एजुकेशन, यूजुअली प्रेजेंट क्वालिफिकेशंस इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल है हमारे पास तो वो, सॉफ्टवेयर टूल्स, टेक्नोलॉजीज़, इंजीनियरिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं अपने रेज्यूमे में। देन प्रोजेक्ट वर्क, इसमें हम मेंशन करते हैं प्रोजेक्ट का नाम, टेक्नोलॉजीज़ एंड कंट्रीब्यूशन एंड रिजल्ट। देन इंटर्नशिप अगर किया है तो कितने साल का एक्सपीरियंस है वो भी इंक्लूड करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में किया, अब हमारा रोल क्या था, कितने ड्यूरेशन तक काम किया हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, अचीवमेंट्स क्या क्या मिले, ये सारी चीज़ें। देन अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेशंस, अगर कोई अवार्ड मिला, सर्टिफिकेशन है हमारे पास तो वो भी हम इसमें अटैच कर सकते हैं। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक लैंग्वेजेस एंड अदर जॉब रिलेवेंट डिटेल्स वेयर एप्रोप्रिएट, अगर हमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग अपनी हॉबीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सी गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव रेज्यूमे। एन इफेक्टिव रेज्यूमे शुड बी कंसाइज, एक्यूरेट, मतलब बहुत बड़ा रेज्यूमे नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सारी चीज़ें करेक्ट लिखी होनी चाहिए, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। एंड ये प्रोफेशनली फॉर्मेटेड होना चाहिए एंड रिलेवेंट टू द पोजीशन, इजी टू स्कैन एंड फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, लास्ट में एक बार चेक ज़रूर करना। इफ़ेक्टिव रेज्यूमे बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे यूज एक्शन वर्ब्स सच एज डेवलप्ड, डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड, क्रिएटेड, मैनेज्ड, एनालाइज्ड, इम्प्रूव्ड और लेड। एक्शन वर्ब मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनसे क्लियरली पता चलता है कि एक्चुअल में कैंडिडेट ने कौन सा काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ डेवलप्ड अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट एंड फास्ट एपीआई, तो इसे एक बार में देखने से क्लियरली पता चलता है कि हमने वेब डेवलपमेंट किया था यूजिंग रिएक्ट एंड फास्ट एपीआई। इंस्टेड ऑफ अगर मैं ये कहूँ वर्कड ऑन अ वेब एप्लीकेशन, तो इससे क्लियरली नहीं पता चलता कि एक्चुअल में कैंडिडेट ने कौन सा काम किया था। रेज्यूमे बनाते टाइम हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स। अगर ग्रामेटिकल एरर्स होगी तो इससे पता चलेगा कि कैंडिडेट ने रेज्यूमे केयरफुली नहीं प्रिपेयर किया। अननेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी
अवॉइड करना चाहिए, हमें सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। रिज्यूमे बनाते समय कभी भी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं लिखा जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूम दैट अगर आपको पाइथन की जानकारी थोड़ी बहुत है और आपने अगर लिख दिया एक्सपर्ट इन पाइथन, तो हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पाइथन के ही क्वेश्चन पूछे जाए, तब प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें कि रेज्यूमे शॉर्ट हो, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ में हो। एंड इररिलेवेंट अचीवमेंट्स को रेज्यूमे में मेंशन नहीं करना है, सिर्फ रिलेवेंट अचीवमेंट जो आपके एकेडमिक्स को सपोर्ट करे, सिर्फ उन्हें मेंशन करना है अपने रेज्यूमे में। एंड अनप्रोफेशनल ईमेल्स एंड अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आर नॉट अलाउड। ओनली प्रोफेशनल ईमेल ही ओनली प्रोफेशनल ईमेल्स ही अलाउ है, क्योंकि और वो भी जो आपके नाम से बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कोटेशन। A quotation is a formal statement provided by a seller specifying the price and terms for supplying goods or services. कोटेशन एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो सेलर बायर को प्रोवाइड करता है, जिसमें वो कोई भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस के लिए उसकी प्राइजेस क्या होंगे या फिर किन कंडीशन किन टर्म्स पे वो सप्लाई दी जाएगी, ये सब बताया हुआ होता है। अ कोटेशन मेनली कंटेन्स कोटेशन नंबर, डेट, कस्टमर डिटेल्स, प्रोडक्ट सर्विसेज डिस्क्रिप्शंस एंड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होगी, प्राइस क्या होगा, पर यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, टैक्स, कौन कौन से टैक्स लगने हैं उसमें, डिलीवरी टर्म्स की, डिलीवरी कब होगी, पेमेंट टर्म्स, कितना पेमेंट होगा, एडवांस पेमेंट होगा या फिर नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसमें बताई होती हैं। एंड वैलिडिटी पीरियड क्या है, ऑथराइज्ड सिग्नेचर एट्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलिंग और सेंडिंग कोटेशन। अ बायर में कॉल फॉर अ कोटेशन बाय आस्किंग सप्लायर्स टू प्रोवाइड प्राइस एंड टर्म्स। कोटेशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है जब बायर खुद पूछता है सेलर से कि किसी भी गुड या सप्लाई के लिए, जिसमें वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज करता है, जैसे कि उसका प्राइस क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स, कंडीशन, किस कंडीशन में उसे मिल पाएंगी, और भी रिलेटेड चीज़ें जैसे कि क्वांटिटी, क्वालिटी वगैरह। एंड द सेलर देन सेंड अ कोटेशन कंटेनिंग द रिक्वेस्ट कॉमर्शियली इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद सेलर क्या करता है, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वापस से एक कोटेशन भेजता है बायर के पास। इसे कहते हैं कॉलिंग एंड सेंडिंग कोटेशन। अब मान लो बायर को सेलर का भेजा हुआ कोटेशन पसंद आ जाता है, तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बायर सेलर को एक लेटर लिखेगा जिसमें वो बोलेगा कि मुझे ये स्पेसिफिक गुड चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, और इसके लिए वो एक लेटर लिखेगा जिसे कहते हैं ऑर्डर लेटर। एन ऑर्डर लेटर इज़ रिटन बाय अ बायर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विस मांगने के लिए बायर जो लेटर लिखता है उसे ही ऑर्डर लेटर कहते हैं। इट शुड स्पेसिफाई प्रोडक्ट नेम, कि उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसका कौन सा मॉडल है, स्पेसिफिकेशंस देगा, एंड कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए, एंड डिलीवरी एड्रेस देगा कि कहाँ पे हमें डिलीवरी करानी है गुड्स की, एंड डिलीवरी डेडलाइन की, इतने टाइम तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, पेमेंट टर्म्स के बारे में बताएगा, एंड
पैकिंग इंस्ट्रक्शंस देगा इफ़ नेसेसरी है तब। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर फॉर 20 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। इसके लिए कैसे ऑर्डर लेटर लिखा जाएगा? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डर फॉर 20 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। नेक्स्ट स्टेप होगा डियर सर और मैडम, विथ रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड 15 जुलाई 2026 वी विश टू place an order for 20 desktop computers according to the specifications mentioned in your quotation. Kindly deliver the items to our college laboratory by 20 August 2026. Payment will be made according to the agreed terms. Your faithfully XYZ. इस तरीके से एक जनरल ऑर्डर लेटर लिखा जाता है कोई भी गुड मंगाने के लिए। अब सपोज़ करो कि 20 कंप्यूटर जो बायर ने मंगाए थे उनमें से 3 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी डैमेज है। अब बायर क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो सेलर या कंपनी को प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म करेगा एंड सोल्यूशन मांगेगा। इसके लिए वो एक लेटर लिखेगा जिसे कंप्लेंट लेटर कहते हैं। अ कंप्लेंट लेटर इन्फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट डिफेक्टिव गुड्स, पुअर सर्विस, डिलेज, इनकरेक्ट डिलीवरी और अनदर प्रॉब्लम्स एंड रिक्वेस्ट करेक्टिव एक्शन। किसी कंप्लेंट लेटर का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। सबसे पहले रेफरेंस, हम बताते हैं कि एग्जैक्टली किस ऑर्डर की बात की जा रही है। ऑर्डर नंबर बता सकते हैं, डेट बता सकते हैं, एंड देन प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी हमें, जैसे कि यहाँ पर 3 कंप्यूटर डैमेज थे। देन एविडेंस और डिटेल्स, इसका मतलब है कि जो सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन है वो भी देते हैं। एंड देन एक्सपेक्टेड सोल्यूशन। एक्सपेक्टेड सोल्यूशन में शामिल होता है एक्सपेक्टेड सोल्यूशन में 3-4 तरीके के सोल्यूशन शामिल हो सकते हैं, जैसे कि रिप्लेसमेंट। हम रिप्लेसमेंट की बात कर सकते हैं जिसमें हम डैमेज कंप्यूटर के बदले न्यू और सही ऑपरेट करने वाले कंप्यूटर की मांग कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत डैमेज है जिसे रिपेयर किया जा सकता है तो रिपेयरमेंट की भी एक सोल्यूशन है। देन रिफ़ंड, जिसमें हम अपना मनी रिटर्न करने की बात कर सकते हैं। और करेक्शन के लिए बोल सकते हैं। और लॉस के केस में हम कंपनसेशन भी एक सोल्यूशन की मांग करते हैं। इसके बाद कंप्लेंट लेटर का जो क्लोजिंग होती है वो हमेशा पोलाइट होनी चाहिए। एंड में पोलाइट वे में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है और ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ठीक कीजिए। लेटर में जो यूज्ड वर्ड है वो रूडली नहीं होने चाहिए, पोलाइट वे में। A complaint letter should be firm, factual, specific and polite. Avoid emotional और इंसल्टिंग लैंग्वेज कि हम इंसल्ट कर रहे हैं किसी सेलर को। इससे बिजनेस रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, इसलिए पोलाइट वे में बात करेंगे तो हो सकता है हमें अच्छी सर्विस दी जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर कंप्लेंट लेटर को फिजिकली जाके भेजा जाए, हम इसे ईमेल के थ्रू ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन मेथड है। ईमेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है टू रिसीवर, CBCC अगर रिक्वायर्ड हो। इसमें एक ईमेल की कॉपी बनी होती है जिसे हम किसी और को भी सेंड कर सकते हैं। देन सब्जेक्ट, इसमें क्लियर पर्पस बताते हैं। देन सोल्यूशन, इसके बाद ओपनिंग, रीज़न फॉर राइटिंग। देन बॉडी में नेसेसरी डिटेल्स लिखते हैं। देन क्लोजिंग, एक्सपेक्टेड एक्शन और थैंक्स एंड सिग्नेचर, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सब्जेक्ट लेते हैं सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एग्जांपल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए ईमेल। सब्जेक्ट क्या होगा? सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डियर प्रोफेसर, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड आवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर योर रिव्यू। The report contains the implementation details and results discussed during our previous meeting. Kindly let us know if
काइंडली लेट अस नो इफ़ एनी मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड रिगार्ड्स XYZ। ऐसा एक सिंपल सा ईमेल हम लिख सकते हैं। अब ईमेल इंटीक्यूज क्या होते हैं? ईमेल कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं होता कि हम इसे किसी तरीके से भी लिख दें। हमें एक प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करके ईमेल लिखना होता है। जैसे हम इसमें वैग्यू सब्जेक्ट लाइंस अवॉइड करते हैं, स्लैंग्स अवॉइड करते हैं, एंड अननेसेसरी कैपिटल लेटर्स की सारे लेटर हमने कैपिटल में लिख दिए, ये सब अवॉइड करते हैं। ये ख़राब लगता है ईमेल्स में। एंड एक्सेसिव इमोजीज का यूज नहीं करते। एक्सट्रीमली लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। एंड सेंडिंग विदाउट चेकिंग अटैचमेंट्स, ये भी सबसे ज़्यादा अवॉइड करना। ऑलवेज प्रोफेंड बिफोर सेंडिंग। इन सब रूल्स को ध्यान में रख के एक ईमेल बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टेंडर। अ टेंडर इज अ फॉर्मल ऑफर सबमिटेड बाय अ सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पॉन्स टू एन ऑर्गेनाइजेशंस इन्विटेशन टू प्रोवाइड स्पेसिफाइड गुड्स, सर्विसेज और वर्क अंडर स्टेटेड कंडीशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने नीड के अकॉर्डिंग गुड्स सर्विसेज के लिए सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्स में अपने बिड्स और टेंडर सबमिट करते हैं। इसे टेंडर कहते हैं। टेंडर की प्रोसेस में ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करती है, देन इनविटेशन या नोटिस भेजती है, सप्लायर्स अपने अपने बिड्स सबमिट करते हैं, इसके बाद जो भी कंडीशंस है वो एवेल्यूएट की जाती हैं और सबसे जो बेस्ट सप्लायर होता है उसे सिलेक्ट किया जाता है। सबसे बेस्ट सप्लायर होता है जो अच्छी क्वालिटी में गुड्स प्रोवाइड करा सकता है, उसे सिलेक्ट किया जाता है, देन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है। अब बात करते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट की। टेंडर डॉक्यूमेंट में ये कुछ चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। टेंडर नंबर, जिससे कि स्पेसिफिक टेंडर आइडेंटिफाई किया जा सके, फिर स्कोप ऑफ वर्क, देन इसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में गुड्स है, प्राइस, बिड्स डिटेल, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, और कंप्लीशन, डिलीवरी पीरियड, कितने टाइम पर डिलीवरी की जा सकती है, पेमेंट कंडीशंस, एडवांस पेमेंट या फिर डिलीवरी के टाइम पेमेंट, एंड देन सबमिशन डेडलाइन जैसी डिटेल्स शामिल हो सकती हैं। लेट्स कंपेयर कोटेशन वर्सेस टेंडर। कोटेशन, जैसे कि हम जानते हैं, ये सिंपलर प्राइस ऑफर होता है, एंड टेंडर जो है वो मोर फॉर्मल कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करा सकता है। एंड कोटेशन इज़ कॉमन फॉर रूटीन परचेसेस, but tender is common for larger contracts and projects. कोटेशन प्राइस एंड टर्म्स कंटेन करता है, जबकि टेंडर प्राइस के साथ साथ टेक्निकल और कॉमर्शियल डिटेल्स भी कंटेन करता है। कोटेशन में फीवर फैसिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बट टेंडर फॉलोज स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स।